हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर। आज हम सोशल साइंस 7th क्लास की इकाई 2 भूगोल प्राकृतिक संसाधन जो पिछली 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं उसका नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं जो अपन ने छोड़ा था। पेज नंबर 56 पर कंप्लीट करने के बाद 57 पेज अपन से यहाँ से शुरू करते हैं, 57 पेज से। ठीक है, तो अब आप 57 पेज निकाल लीजिए। तो अपन शुरू करते हैं पढ़ना, ठीक है ना। यहाँ से तो अपन पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। आप अपनी बुक खोल लीजिए। थोरियम दूसरी परमाणविक खनिज है। हमारे देश में, केरल में तथा ब्राज़ील और संयुक्त राज्य अमेरिका में थोरियम के विशाल भंडार मौजूद हैं। वर्तमान में विश्व के 30 देशों में परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन, जापान, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, कनाडा, चीन, स्पेन, बेल्जियम, जापान, भारत आदि हैं। भारत के 4 बड़े परमाणु शक्ति गृह तारापुर महाराष्ट्र, रावत भाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु तथा नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं। कर्नाटक राज्य में केगा तथा गुजरात के काकरापार में भी परमाणु शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा की भांति पवन ऊर्जा का भी प्राचीन काल से ही उपयोग हो रहा है। पवन की शक्ति से जलयान, अनाज पीसने की पवन चक्कियाँ तथा जल पंप चलाए जाते हैं। अब पवन ऊर्जा से बिजली भी बनाई जाती है। पवन ऊर्जा में विकास की अपार संभावनाएं हैं, किंतु समय, स्थान व वेग में बहुत परिवर्तन होने के कारण पवन ऊर्जा के प्रयोग में अनेक समस्याएं आती हैं। उत्तर अमेरिका में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं विशेष रूप से प्रशांत तटीय क्षेत्र, कैलिफोर्निया, उत्तर पूर्वी अटलांटिक तटीय क्षेत्र में है। यूरोप में नीदरलैंड्स में प्राचीन काल से ही पवन चक्कियों का उपयोग हो रहा है। डेनमार्क में भी पवन ऊर्जा की कुछ इकाइयाँ हैं। चीन में बड़े पवन फार्मों को लगाने की संभावित योजनाएं हैं। भारत में गुजरात तट पर कुछ पवन चक्कियाँ स्थापित की गई हैं। पेड़ पौधे तथा वन्य जीव संरक्षण। पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है, सभी जानते हैं, है ना, क्योंकि अभी तक केवल पृथ्वी पर ही जीवन है ना। स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल से मिलन क्षेत्र को जैव मंडल कहते हैं, जहाँ विविध प्रकार के जीवों का अस्तित्व मौजूद है। जैव मंडल में जीवन के मुख्य रूप पेड़ पौधे, जीव जंतु व जीवाणु। पृथ्वी पर 3 लाख से अधिक पेड़ पौधों व 10 लाख से अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 3 लाख से अधिक पेड़ पौधे और 10 लाख से अधिक जीव जंतुओं की जातियां या प्रजातियां पाई जाती हैं। भौतिक पर्यावरण के 3 तत्वों जैसे भूमि, वायु, जल तथा जैव मंडल के जीवों के मध्य पदार्थों और ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है। पेड़ पौधे तथा जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। पेड़ पौधे एवं वन्य जीव संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्थलीय एवं जलीय जीव जंतु परस्पर स्पर्धा भिन्न होती है। इनकी जो प्रतियोगिता रहती है, स्पर्धा, वो भिन्न होती है। इस प्रकार जलवायु, तापमान एवं वर्षा की दशाओं के कारण भी विभिन्न प्रदेशों के पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं में अंतर होता है। भौतिक पर्यावरण में होने वाले किसी भी परिवर्तन का पेड़ पौधे और जंतुओं के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। चूँकि पेड़ पौधे जमीन पर खड़े हो रहते हैं, इसलिए वे चल फिर नहीं सकते, अतः वे स्वयं को पर्यावरण के अनुसार नहीं ढाल पाते। जो उनका वहाँ का वातावरण रहता है, पर्यावरण, उसके अनुसार ढाल लेते हैं। वैसे बड़े पैमाने पर जलवायु में परिवर्तन होने पर
पौधों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है। जीव जंतु गतिशील होते हैं, इसलिए उनके जीने के अच्छे अवसर होते हैं। अनेक प्रकार के पक्षी एवं जीव जंतु संसार में अनेक भागों में प्रवास करते हैं। जीव जंतु तो कहीं चल फिर सकते हैं, इसलिए वो अच्छी तरह से अपना जीवन यापन निकाल सकते हैं। प्रवासी पक्षियों के विषय में आपने अवश्य सुना होगा और देखा भी होगा। शीत ऋतु में भारत प्रवास पर आते हैं। उत्तरी साइबेरिया के हिमांचित क्षेत्रों में शीतकाल में प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर उड़कर भारत में आते हैं तथा ग्रीष्म काल गर्मियाँ आते ही पूर्व वापस लौट जाते हैं। अनेक जंतु प्रजाति नेक्स्ट पेज पर मुख्य जलवायवीय परिवर्तनों के कारण उनके साथ अनुकूलन स्थापित करने में असमर्थ होती हैं और वे विलुप्त हो जाती हैं। कभी कभी प्राचीन भूगर्भीय अवधि में अचानक हुए पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण अतिरिक्त कारक भी जंतुओं को कुछ निश्चित प्रजातियों में विलुप्तीकरण के कारण हो सकते हैं। क्रीटेशियन युग के समय 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर से इसी ढंग से विलुप्त हुए थे। वनस्पति संसाधन। पेड़ पौधों की वृद्धि दो कारकों पर निर्भर करती है, तापमान और आर्द्रता। भारी वर्षा के क्षेत्रों में सघन तथा ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। वर्षा की मात्रा घटने के साथ ही वृक्षों का आकार व सघनता घटती जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे बौने वृक्ष, घास व झाड़ियाँ पाई जाती हैं। शुष्क क्षेत्रों में वनस्पति की जड़ें लंबी होती हैं। प्रत्येक पौधे के अंकुरण, वृद्धि तथा प्रजनन के लिए अनुकूलन तापमान की आवश्यकता होती है। उष्ण कटिबंधीय में उच्च तापमान और वर्षा के कारण बड़े पैमाने पर पौधों की विभिन्न किस्में पाई जाती हैं। तापमान के 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे होने पर पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है। ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों तथा उच्च पर्वतों पर वर्धमान काल छोटा होता है, अतः वहाँ झुरमुट के रूप में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। मध्य अक्षांशों के बीच अति उच्च तापमान के कारण बहुत कम वनस्पतियाँ उगती हैं। जलवायु की समान दशाओं वाले क्षेत्रों के पेड़ पौधे निश्चित समुदाय के रूप में होते हैं, जिन्हें वनस्पति कहते हैं। संसार के 4 मुख्य प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं। नंबर 1 घास भूमि, नंबर 2 वन, नंबर 3 झाड़ियाँ तथा टुंड्रा। यह विशिष्ट जीव जंतुओं विकसित होते हैं। पौधों एवं जीवों के समुदाय वाले इन क्षेत्रों को जीवोम कहते हैं। विश्व को 10 प्रमुख जीवों में विभाजित किया गया है। वनों के प्रकार। अब वनों के प्रकार आ गए। वन मुख्य प्रकार की वनस्पतियां हैं। सामान्य तौर पर वन 2 भागों में विभाजित किया जाता है, सदाबहारीय वन और पर्णपाती वन। सदाबहारीय वन वर्ष में किसी भी मौसम में अपनी पत्तियों को एक साथ नहीं गिराते। इन वनों को कटिबंधीय, मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय तथा कोणधारी वनों में विभाजित किया गया। पर्णपाती वन वे वन हैं जिनके वृक्ष बाष्पोत्सर्जन में होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। विश्व में वनों का विवरण निम्नलिखित है। कौन कौन से वन हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी अपन को इन पॉइंटों में। उष्ण कटिबंधीय या सदारहित वन। ये वन विषुववृत्तरेखीय तथा उष्ण कटिबंधीय तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ भारी वर्षा होती है। यहाँ वर्ष भर ऊंचे तापमान रहते हैं। ये दशाएं सघन वनस्पति के लिए अनुकूल होती हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की चौड़ी पत्तियाँ अतिरिक्त जल को बाष्पोत्सर्जन के द्वारा उड़ा देती हैं। इन सघन वनों में तली पर छोटे पौधे व लताएँ उगती हैं, जो इन्हें अधिक घना व दुर्गम बना देती हैं। सूखा मौसम न होने के कारण वर्ष भर पौधे उगते रहते हैं। वृक्षों के ऊपर सघन विस्तान पाया जाता है। इन वनों में आबनूस, महोगनी, रोजवुड जैसे कठोर किस्मों की लकड़ी के वृक्ष उगते हैं। इन वनों की यह विशेषता है कि इनमें एक विशेष प्रजाति
के वृक्ष दूर दूर तक पाए जाते हैं। दुर्गम होने के कारण इनका व्यावसायिक दृष्टि से काटा जाना कठिन होता है। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। नंबर 2 है मध्य अक्षांशीय सदा रहित वन। ये वन महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्षों की पत्तियां चौड़ी तथा लकड़ी कठोर होती है। इनका विस्तार दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तटीय और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। इन वनों में ओक, यूकेलिप्टस तथा बेटल आर्थिक महत्व के वृक्ष हैं। पर्णपाती वन नंबर 3 पे आते हैं। पर्णपाती वन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नमी की कमी को संरक्षित करने के लिए विशेष मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ये पत्तियां ये निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नेक्स्ट पेज पर आते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन विभिन्न प्रकार के सूखे मौसम वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये मानसूनी वन मध्य अमेरिका, एशिया, ब्राज़ील तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदा रहित वनों की अपेक्षा ये कम सघन होते हैं। इनमें कम प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु इनमें समीपता पाई जाती है। ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इनकी सागौन, साल, शीशम आदि कठोर लकड़ी की किस्में आर्थिक रूप से मूल्यवान होती हैं। विश्व के भूक्षेत्र के केवल 30% भाग पर वन पाए जाते हैं। प्राचीन काल में पृथ्वी के बड़े भाग पर वन पाए जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि और उसकी भूमि के विभिन्न उपयोगों के लिए बढ़ती हुई मांगों तथा विभिन्न वन उत्पादकों के कारण वनों की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। अब आते हैं नंबर मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन। ये वन शीतोष्ण कटिबंधीय बंध के तटीय भागों में पाए जाते हैं। इनका विस्तार पश्चिम यूरोप, उत्तर पूर्वी चीन, जापान, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड व दक्षिण चिली में मिलता है। शीत ऋतु में इन क्षेत्रों का ताप 6 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पहुंच जाता है। इसके वृक्ष शीत ऋतु में ठंड में से अपनी रक्षा करने के लिए पत्तियां गिरा देते हैं। नंबर 4 पे आते हैं शंकुधारी वन। शंकुधारी वन ये वन उत्तरी गोलार्ध में एशिया से यूरोप होते हुए उत्तरी अमेरिका तक विस्तृत उच्च पर्वतीय पेटी में स्थित हैं। यहाँ वर्धन काल बहुत छोटा होता है। ये वृक्ष अपनी पत्तियां नहीं गिराते, इसलिए सदा हरित होते हैं। ये शंक्वाकार और लंबे होते हैं एवं इनकी पत्तियां नुकीली व मोटी होती हैं। इन्हें वाष्पीकरण की मात्रा घट जाती है। देवदार, चीड़, फर आदि मुलायम लकड़ी के वृक्ष इन वनों की मुख्य किस्में हैं। व्यापारिक महत्व की दृष्टि से इसकी बहुत मांग रहती है। ये शीत में स्वयं अपनी रक्षा करते हैं। 5वां पॉइंट है भूमध्य सागरीय वन। ये वन मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, जहाँ शीतकाल में सामान्य वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। वृक्ष ऋतुओं के अनुसार ताप परिवर्तन के लिए अनुकूलित होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में पतझड़ किए बिना खड़े रहते हैं। वाष्पोत्सर्जन घटाने के लिए इन वृक्षों की पत्तियां कांटेदार, चिकनी तथा छोटी होती हैं। चूँकि भूमिगत जल का स्तर अत्यधिक नीचा होता है तथा मिट्टी की परत बहुत पतली होती है, इसके परिणाम स्वरूप इन पौधों की जड़ें बिल्कुल भिन्न होती हैं। अन्य पौधों की तुलना में इनमें गहरी जड़ें बहुत कम संख्या में पाई जाती हैं। छाल मोटी होने के कारण जल की हानि बहुत कम हो पाती है। इसमें वृक्ष और झाड़ियों के मध्य पर्याप्त स्थान पाया जाता है। जैतून, कार्क, चेस्टनट आदि वृक्ष इन वनों की मुख्यता में पाए जाते हैं। वनों की उपयोगिता। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाहरित
सदाहरित तथा शंकुधारी वन आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी होते हैं। इनका उपयोग कागज, लुगदी आदि उद्योग के लिए किया जाता है। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा आदि देश कागज, लुगदी तथा अखबारी कागज के उत्पादन में अग्रणी है। भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य मानसूनी क्षेत्रों देशों में पाए जाने वाले चंदन, महोगनी, सागौन, रोजवुड आदि वृक्ष भी बड़े पैमाने पर आर्थिक महत्व के हैं। वनों में अनेक प्रकार की गौण वनोपजें भी प्राप्त होती हैं, जो अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती हैं। इन वनों से शहद, गोंद, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, साल, बिरोजा, कपूर, सुगंधित तेल आदि प्राप्त होते हैं। यही नहीं, वनों में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास तथा अनेक आदिम जातियों के निवास भी मिलते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी वनों का अपार महत्व है। जलवायु के नियंत्रक तथा वर्षा कराने में वन सहायक होते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। वन संरक्षण। वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। इस महत्वपूर्ण संसाधन के तीव्र विनाश का कारण इनका निरंतर काटा जाना है। अतः हमें इन पुनर्नवीनीकरण संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। वन संरक्षण के सबसे महत्वपूर्ण उपाय वृक्षारोपण है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाने के साथ साथ मनुष्य में वनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने से उसके संरक्षण में मदद मिलती है। मनुष्य की लापरवाही से जंगल की आग अल्प समय में बहुत बड़े क्षेत्र की बहुमूल्य वन संपदा का विनाश कर रही है। ऐसी आपदाओं से बचने के लिए वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को अत्यधिक सतर्क और सावधान रहना चाहिए। अब है वन्य जीव संसाधन। वन्य जीवों में पक्षी, जीव जंतु, मछलियाँ आदि सम्मिलित हैं। ये जीव जंतु विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वास स्थलों में रहते हैं। इन जीवों में परस्पर संतुलन बना रहता है, किंतु मानव द्वारा इसके प्राकृतिक आवासों में हस्तक्षेप करने, अतिचारण आदि करने से इनका अस्तित्व संकट में पड़ गया है। आखेट करने, अतिचारण करने से इनका जीवन जो है संकट में पड़ गया है। अंधाधुंध शिकार के कारण अनेक जीवों की प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कुछ प्रजातियां विलोपन के कगार पर हैं। इनसे प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है तथा जैव विविधता कम से कम हो गई है। भारत और अन्य देशों में कुछ संकटापन्न प्रजातियों की रक्षा करने के लिए अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। बाघ परियोजना, मगरमच्छ परियोजना, गैंडा परियोजना, हाथी परियोजना आदि भारत की कुछ ऐसी ही वन्य जीव परियोजनाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो आज ये अपना पाठ कंप्लीट होता है। ये 3 भागों में पाठ पढ़ा है, समझा है। ठीक है, एक बार आप फिर से घर पर रहकर इस पाठ को रीडिंग करिए फुल। ठीक है ना। इसके बाद में अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके कुछ स्मरणीय बिंदु और अभ्यास कार्य करवाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।